आ गई तुम्हारी एनसीईआरटी सीरीज। बहुत दिनों से कह रहे थे ना भैया पढ़ा दो एनसीईआरटी पढ़ा दो, इनऑर्गेनिक नहीं हो रही है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है हाइड्रोजन। तो यही एनर्जी मेरी पूरी रहने वाली है पूरे टॉपिक में। 1.5 घंटे का पूरा टॉपिक जाएगा कम से कम, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यार मोटिवेशन तुम ही देते हो, क्योंकि पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं लेते तुमसे, फ्री में काम कर रहे हैं। तुम्हारा काम है हमको मोटिवेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ तुझको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर तुझे लगता है मैं खुद पढ़ लूंगा, पढ़ ले, सब कुछ मार्क्ड है उसमें। अगर तुझे लग रहा है भैया मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप मुझे पढ़ा दो, लेकिन फिर भी घर जाके तुझे रिवाइज खुद करना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैं यहाँ स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं तुझे समझाता रहूंगा क्या इस टाइम जरूरी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हाइड्रोजन +4 कंफर्म यहाँ पे हम कर रहे होंगे हाइड्रोजन टॉपिक से। लेट्स गो, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे हम, फालतू की एरा गैरा जो एनसीईआरटी ने फालतू की चीजें भर रखी हैं अपन वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुमको ये सब पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ लो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है भैया? हाइड्रोजन सबको पता है पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और इसको प्लेसमेंट पीरियोडिक हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि भैया इसको अल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं और इसको हम हेलोजन मेटल्स के हेलोजन एलिमेंट्स के साथ भी रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें +1 और -1 दोनों आ सकता है। तो तुमको ये रख लेना कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे डिलेमा रहता है, ओके। तो तुम समझ गए, बहुत इजी सी बात है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अब तुम लोग पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ लो। ये सब क्या है, ये सब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। हमें इंटरेस्ट है किसमें भैया? हमें किसमें इंटरेस्ट है? इन सब में इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट है बेटा इसमें, हाइड्रोजन की अकरेंस में। भैया ये बताओ हाइड्रोजन अकर क्या, कहां पे कहां मिलता है हमको? तो डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, 70% टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर तुमसे पूछे बताओ कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अबंडेंट है पूरे यूनिवर्स में, तुम बता दोगे कि भैया 70% पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन है। एंड इज अ प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर में प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, पढ़ सकते हो, एक बार रीडिंग मार सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 70% याद रखना, वैल्यू आ सकती है। आते हैं अपने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। हाइड्रोजन के भैया देख सकते हो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। ये तुमको याद रखने भैया, इनकी प्रॉपर इनका वो सब क्या होता है, पेंसिल से ही करा देते हैं यार, क्या हम फालतू में मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। तुमको याद रखने को प्रोटियम के तुमको याद रखना है क्या होता है, ड्यूट्रियम का 2 के ये होता है और ट्रीटियम में ये होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है इसका इस वाला जो वन होता है, इसका मतलब होता है इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ऊपर जो लिखा होता है, ऊपर क्या लिखा होता है, वो होता है टोटल सम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के कहते हैं, ठीक है। ये आते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आते हैं तुम्हारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तुम्हारा 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे? 2 हो गए। ऐसे करके तुम सबके न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें तुम्हारा 1 न्यूट्रॉन है, इसमें तुम्हारा 0 न्यूट्रॉन है, इसमें तुम्हारे 2 न्यूट्रॉन है। अगर तुमसे पूछे इनमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा आइसोटोप होगा हाइड्रोजन का, तो तुम्हें बताना है रेडियो एक्टिव यहाँ पे ट्रीटियम होता है। इसका कुछ हाफ लाइफ वगैरह होती है, तो याद रखना ट्रीटियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सॉरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मार्क मैंने सब कुछ कर रखा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑफ दिस isotopes only tritium is radioactive and emits low energy beta particle, जिनकी T12 इतनी होती है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। वही बोला है इन्होंने, ट्रीटियम रेडियोएक्टिव होता है, नेगेटिव बीटा माइनस पार्टिकल छोड़ता है, जिनकी जो एनर्जी है T12 है, ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ सकते हो सब। मोस्टली हाइड्रोजन ही पाया जाता है, उसके बाद ड्यूट्रियम, सबसे कम होता है हमारा ट्रीटियम, 10⁻⁻15। देख लो भाई इतना कम पाया जाता है वो। ये सब तुम देख सकते हो प्रॉपर्टीज, एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम खाली बेटा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। और यही एनसीईआरटी मैंने अपने एग्जाम के टाइम यूज करी थी, बिलीव मी। सिर्फ ये पढ़ के मैं 10 के 10 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन सही करके आया हूं। ये मैं इस एनसीईआरटी पे हाथ रख के बात तुमसे कसम खा रहा हूं, ठीक है। चलो, since the isotope have the same electronic configuration, they have almost the same chemical properties. Yes, पता ही है तुमको भैया, अगर तुम्हारे पास आइसोटोप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ये तो सबको पता है भैया, ठीक है। लेकिन ध्यान से रखना, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस होता है। देयर रेट ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तुमको ये याद रखना है भैया, जो तुम्हारे आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, प्रोटियम थे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी ये रिएक्शन में रिएक्ट कर जाते हैं,
वो इनका अलग होगा। सबसे जल्दी कौन रिएक्ट कर जाएगा, तुम्हारा ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूट्रियम, उसके बाद हाइड्रोजन नॉर्मल वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो H और H होते हैं इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद D और D होती है इसके बाद T और T की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने की पावर। अगर कोई कोई आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ दे रहा है तो वो जल्दी से रिएक्ट भी कर जाएगा, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। बस तुमको पढ़ना है भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक बार दिमाग में छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ हमने पढ़ा था ड्यूट्रियम की सबसे कम होती है भैया रेट ऑफ रिएक्शन, अरे हाँ भैया आपने सही बताया था। तो ये सब क्लिक हो जाएंगे भाई, ध्यान से मेरे साथ बने रहो वीडियो पे, ठीक है बच्चों। लाइक देखो, अगर समझ आ रहा है तो मेरे भाई लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम्हें लग रहा है भैया थोड़ा सा स्क्रीन छोटी दिख रही है तो मैं थोड़ा जूम भी मार दूंगा स्क्रीन पे, चिंता मत करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं भैया। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन। इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय जिंक विद एक्वस अल्कली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी। जिंक प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट एंड H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों याद रख लेना। जिंक प्लस NaOH, जिंक, ठीक है। जिंक का अगर हम एक अल्कली के साथ, ठीक है, एक्वस अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको बनता है जिंक सोडियम जिंकेट, उसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो याद रखना है तुमको, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जिंकेट बनता है इसमें, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भैया समझ गए, रीडिंग मार लेना, घर जाके भी पूरी PDF तुमको मिल जाएगी दोस्त। ओके भैया, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हो गई लेबोरेटरी। अब हम पढ़ेंगे बड़े स्केल पर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, NCERT से उठा उठा के देगा क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड प्रोसेसेस आर आउटलाइन बिलो, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। तुम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करा दो, H2O किस में टूट जाएगा, O2 एंड H2 में, ठीक है। तो तुम्हें उससे हाइड्रोजन मिल सकती है। एक तो ये होता है मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हाई प्योरिटी वाली हाइड्रोजन कहां से मिल सकती है, तुम्हें यहां से, ठीक है। इसको याद रख लेना, हाई प्योरिटी, प्योरिटी यानी कि 99.95% से ज्यादा प्योर हाइड्रोजन तुम्हें कहां से मिल सकती है, बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। बच्चों याद कर लो इसको, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बसाना है तुमको, याद कर लो। कैसे भैया, इलेक्ट्रोलाइज्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वार्म एक्वस बेरियम कौन सा है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को, तो बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स के साथ हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमको हाईली प्योर हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। एक और इसका तरीका होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऐसा बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन भैया क्या होता है, पूरा पढ़ोगे तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा। NaCl प्लस वाटर को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला है बेसिकली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट थी वो यही थी, इसमें ये बोला है ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस पे तुमको क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इतनी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सेकंड वाली। एक और हमारी रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक पढ़ने लायक रिएक्शन है, पढ़ सकते हो ये भी यहाँ पे, ठीक है। इसका ही एक इंपॉर्टेंट इस वाली रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट वो दिखता है हमको एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं सिन गैस। अब सिन गैस के बारे में ध्यान से सुनो बच्चों, क्या होता है, सारे बच्चे सुनेंगे, पढ़ो। ये एक रिएक्शन है, CH4 मीथेन प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। कैटलिस्ट क्या है तुम्हारा, निकल तुम्हारा कैटलिस्ट है, गिव CO प्लस H2। ध्यान रखना बच्चों, CO प्लस H2 तुमको मिल रहा होता है, CO प्लस H2 तुमको मिल रहा होता है जब तुम मीथेन में वाटर डाल लेते हो। भैया इसको कहते क्या है, द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गिव, इसको क्या कहते हैं हम, द वाटर गैस कहते हैं, इसको हम वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। As the mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, it is also known as syn gas, ठीक है। इसको हम सिन गैस के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं बेसिकली। तो CO प्लस H2 का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिन गैस या फिर वाटर गैस कहते हैं, सिन गैस या फिर हम इसको वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। चलो, सिन गैस या फिर वाटर गैस को प्रोड्यूस करने का एक और बेहतरीन सा तरीका होता है, होता है, उसको हम कहते हैं कोल ग्लासिफिकेशन। ये सारी चीज तुम्हें लग रही होगी भैया कितना कठिन है, दिमाग में घुसेड़ना। इस वीडियो के बाद एक बार अगर तू NCERT की PDF वापस से खुद से पढ़ेगा, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं कि तुझे सब याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद करा है, ठीक है। चलो
भैया कोल ग्लासिफिकेशन एक हमारा प्रोसेस होता है, कोल ग्लासिफिकेशन एक हमारा प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भैया देख लो C+H2O गिव CO+H2, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कार्बन या कोक भी कह सकते हो उसको। इसमें तुम अगर पानी डाल दोगे, हीट कर दोगे 1270, कोई जरूरी नहीं है टेम्परेचर याद रखो, बस ये देख लेना बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, तब भी तुमको C और H2 मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग में रख लो, खाली आइडिया ले लो, याद करने को नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलो, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, ठीक है। तो अगर तुम इसमें आयरन क्रोमेट डाल देते हो तो तुम्हारा जो सिन गैस का प्रोडक्शन है वो बेसिकली बढ़ जाता है, इतना सा ये कहना चाह रहा है। तो इस कैटेलिस्ट को भी ध्यान रख लेना कि भैया आयरन क्रोमेट डाल के सिन गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सिन गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, CO हमारा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO हमारा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्या करके भैया, आयरन क्रोमेट डाल के। आयरन क्रोमेट डाल के अगर सिन गैस में हमने आयरन क्रोमेट डाल दिया तो CO से हमारा CO2 बन जाएगा और H2 हमारा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, आयरन क्रोमेट की प्रॉपर्टी होती है। तो इतना सा पढ़ लेना, इतना सा पढ़ लेना, CO प्लस H2, CO प्लस वाटर गिव CO2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट। और जब ये हमारी रिएक्शन CO से CO2 में चली जाती है, CO से CO2 बन जाता है, H2O से H2 बन जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, ये भी तुम पढ़ सकते हो। बेसिकली देखो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, हमको चीजें रटनी होती हैं, तो रटने से घबराना नहीं है, और ये चीजें रटनी भी नहीं, तुमको 2-3 बार पढ़नी याद हो जाएगी, ठीक है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये भैया देखो कोक में हाइड्रोजन H2O डाल देते हैं तो क्या होता है भैया, ये O इधर भाग जाएगा, CO प्लस H2 बन जाती है। अब जब CO प्लस H2 हमारा बन गया तो हम इसको सिन गैस कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भैया, CO जो यहां से बना, अगर इस CO को हम H2O पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो भैया हमारा क्या हो जाता है, CO2 बन जाता है। अगर हम यहाँ आयरन क्रोमेट लेंगे वो H2 हमारा हाइड्रोजन बन जाता है। इसी हम रिएक्शन को हम वाटर शिफ्ट रिएक्शन कह देते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और क्या होता है भैया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में, और क्या होता है, अगर और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुमको चीजें याद नहीं करनी है, तुमको एग्जाम में ऐसा कुछ दिख गया कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कैसे हो पाती है, तुमने सोडियम आर्सेनाइड अगर तुमने एक बार कहीं पढ़ रखा होगा तो अगली बार तुम क्लिक करा दोगे एग्जाम में, ठीक है। बस मेरा पर्पस यही है तुमको पढ़ाना, तुमको बताना कि कैसे चीजें, मैं कोई रट्टू तोता नहीं हूं भाई, लेकिन तुमको चीजें स्मार्टली रटनी है, ठीक है, स्मार्टली क्रैम करना है चीजों को। चलो बस यही था यहाँ पे। तो तुम्हारा बाकी अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। भैया प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ लो, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, देख लो यहाँ पे मैंने कुछ खास मार्क नहीं कर रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, कंबस्टेबल गैस होती है, इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इन इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद ड्यूटेरियम आर गिवन इन टेबल। बेसिकली कलरलेस, ओडरलेस होती है, कंबस्टेबल होती है, तुमने देखा होगा हाइड्रोजन के बहुत सारा फ्यूल बनते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल बनता है, हाइड्रोजन गैस को हम कंबस्टेबल यूज करते हैं, मतलब जलाने में भी काम करते हैं, तो कंबस्टेबल तो होती है। तो यही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, जो हाइड्रोजन का H प्लस H, ये वाले जो बॉन्ड की एनर्जी होती है ना, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत स्ट्रांग होती है भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इनर्ट गैस होती है, बेसिकली बाकियों से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि भैया बॉन्ड ही तोड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है तो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा इससे, ठीक है। तो हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी होती है बच्चों, इसको याद रखना है तुम्हें, हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी तुम्हारी होती है। समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए। चलो फिर ये तो हो गया तुम्हारा, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़े, देख लो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट एक्म्प्लिश रिएक्शंस बाय। भैया ये रिएक्शंस करती क्यों है, कैसे करती है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। हाइड्रोजन जो हमारी गैस होती है वो रिएक्शन करती कैसे है, या तो भैया अपना लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस करके क्या बनाने H प्लस, या फिर भैया एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले H माइनस, ठीक है, या फिर भैया शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन, शेयर कर ले और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तीन तरीके होते हैं इसके रिएक्ट करने के, ठीक है, तीनों को याद रख लेना, ठीक है, तीनों को याद रख लेना, सिंपल। चलो भैया रिएक्शन विद हेलोजन पढ़ सकते हो, इसको भैया H2 रिएक्ट करके HX बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल भैया। रिएक्शन डाई ऑक्सीजन पढ़ लेते हो, H2 प्लस O2 बना लेते हैं तुम्हारे H2O कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास। रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन पढ़ सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H2 प्लस 3NH2, इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें एक चीज देखनी होगी, हेबर्स प्रोसेस तो वैसे हम बाद में पढ़ते हैं बहुत बार, फिर भी देख लेना, यहाँ पे Fe एज अ कैटेलिस्ट यूज होता है, और पाउडर Fe होता है, ठीक है, पाउडर Fe होता है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव 2NH3, ठीक है भैया, इसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। हेबर्स प्रोसेस इज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलो बिल्कुल भैया समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
रिएक्शंस विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है भैया, इट रिड्यूसेस सम मेटल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन कुछ कुछ मेटल आयंस को रिड्यूस कर देती है और उनके ऑक्साइड्स को भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है बेटा, लेकिन किसको ही कर पाती है, जो लेस एक्टिव देन आयरन होते हैं, Fe से कम वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, उनको उनकी ही ऑक्साइड्स को और किसको और सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाती है मेटल आयंस के। ठीक है, कौन से, Fe के नीचे, Fe से कम रिएक्टिव। तो यह ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेंगे भैया हाइड्रोजन किसके साथ, किसकी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर पाता है, कौन से मेटल्स के साथ, तो भैया तुम कह सकते हो Fe से जो कम रिएक्टिव होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन हमारी रिएक्ट कर जाती है। समझ गए बेटा, बिल्कुल भैया हम समझ गए। तो यही है, रिएक्ट कर जाती है और भैया उसको क्या करती है, H2Pd प्लस अपने क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है और Pd में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका 2+ चार्ज हमारा 0 पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर 1 होगा, +1 या +2 हो, +3 जैसा भी होगा, ये होता है हमारा। समझ गए भैया, इस साइड आ जाओ। अब देखो इसमें तीन, ये जो प्रॉब्लम 9.1 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कहा भैया, इसमें पूछा है तुम्हारा क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करती है, तो क्लोरीन के साथ H+ और Cl- बनते हैं, यानी कि अपना पॉजिटिव आयन बना लेती है, एक इलेक्ट्रॉन Cl- को देके। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ गए। लेकिन जब इसको सोडियम दिख जाता है, सोडियम क्या करता है भैया, मैं तो Na हूं, मुझे Na+ में कन्वर्ट होना है, तुमको पता है सोडियम अल्कली मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन देके Na+ में कन्वर्ट होना चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या कहता है, अरे भैया दे दो, लाओ, इतना क्या तुमको खुशी नहीं बची है, तो भैया वो क्या करता है, हाइड्राइड बना लेता है, इसमें H- दे देता है, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है Na+ से। Na+ को तो बहुत खुजली मची हुई है अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की, तो भैया वो Na से Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, और H किस में कन्वर्ट होता है, H- में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों रिएक्ट करा लेते हैं और NaH बना लेते हैं। इसको ही हम कहते हैं हाइड्राइड का फॉर्मेशन। इसको ही क्या कहते हैं बेटा, हम हाइड्राइड का फॉर्मेशन, NaH फॉर्मेशन। ठीक है, तो Cl के साथ H+ बनाता है, हाँ तुम्हारा अल्कली के साथ क्या बनाता है, H- बनाता है, H- बना रहा है देखो। और तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या करता है भैया, कॉपर ऑक्साइड को CaO को रिड्यूस कर देता है, किसमें, कॉपर किस में कर देता है भैया, डाई हाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, कॉपर में रिड्यूस कर देता है और साथ साथ H2O बना लेता है। ठीक है, जगह भी कम है थोड़ी यहाँ समझाने के लिए। ठीक है, फिर भी तुम समझ लेना, बेसिकली तुम पढ़ो यार, इनको इतना कोई रटने की कोई चीज ही नहीं है, तो सिंपल समझने की बात है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू H2 व्हिच इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो तुमको ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो ये जो यूज है ना, ये सारे पढ़ लो, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाले मार्क तो वैसे भी कर दिए, लेकिन एक बार गो थ्रू कर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा यूज आएगा वो आएगा, लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। मैंने ऊपर बताया था तुमको कैसे होता है, ये देखो ये वाला हेबर्स प्रोसेस तुमको बताई थी मैंने। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है, इसको ही हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का यूज होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्टिकुलरली मिथेनॉल। तो जो मिथेनॉल हो गया CH3OH, इसमें बहुत यूज होता है हमारे हाइड्रोजन का। साथ साथ याद रखना कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज हुआ है यहाँ पे, कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज हुआ है, तो ये कभी भी तुमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये यार यही करते हैं एनटीए वाले, छोटी छोटी एनसीईआरटी की चीजें उठाएंगे और तुमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर कोबाल्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो मेथेनॉल बनाते हैं। मेथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ गए, बिल्कुल। चलो, और तो इसमें कोई खास है नहीं, मेटल हाइड्राइड ये सब तो बकवास है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आखिरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इट इज यूज एज रॉकेट फ्यूल का रिसर्च। ठीक है, रॉकेट फ्यूल जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन के बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उसके बारे में एंड में भी पढ़ोगे तुम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी याद रखना रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन इज यूज इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली वही है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और ये फ्यूल एनर्जी में काम करता है। ऐसी कुछ पढ़ लो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने हाइड्राइड्स पे। ठीक है, अब आते हैं अपने हाइड्राइड्स पे, जो हमने बताया था हाइड्राइड्स जो H- फॉर्म हो जाता है ना, जैसे Na के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na तो प्लस बना लेगा और ये H- बना लेती है, फोर्स कर लेती है खुद को एक इलेक्ट्रॉन लेने पे। ठीक है, तो उन हाइड्राइड्स की हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो बेसिकली तुमको रटना नहीं है, जितना तुम रटोगे उतना दिमाग से निकलेगा, तुम्हें बार बार पढ़ना है और थोड़ा समझ समझ के पढ़ना है। तो ये पूरी PDF तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना जाके। ठीक है, चलो बच्चा, अब करते हैं अपना, तीन तरह की हमारी हाइड्राइड्स होती है, आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, उसको हम सलाइन भी कहते हैं, कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, और मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तीन तरह की तुम्हारी हाइड्राइड्स तुमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल भैया। चलो, तो इनमें ही हमको याद करना है भैया। चलो, पहली हमारी हाइड्राइड आती है आयनिक और सलाइन हाइड्राइड।
दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, फॉर्म्ड विद द मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव in character. However, significant covalent character is found in the lighter metal hydrides such as LiH, BeH, MgH. ठीक है. In fact, BeH2 and MgH2 are the polymeric structure. The ionic hydrides are crystalline, non-volatile and non-conducting solid nature. However, their metals conduct electricity and this and this and this on all and this. ठीक है. तुम्हें ये सब कुछ नहीं, ध्यान से पढ़ो करना क्या है. ये तो पूरी कहानियां बक देते हैं बिना कुछ समझाए. तुम समझो करना क्या भैया. तुम्हारी जो आयनिक या फिर सलाइन हाइड्रेट्स क्या होती हैं, तुम्हारी एस ब्लॉक के जो मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जो तुम्हारे मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके ही बनाते हैं. एस ब्लॉक कौन से, तुम्हारे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे जो मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक के, उनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके आयनिक सलाइड्स बनाता है. ठीक है, आयनिक सलाइड्स बनाता है. आयनिक मतलब मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली आयंस बन जाते हैं. ठीक है, H प्लस Na- वाले आयंस बन गए हैं, तो ये हमारी आयनिक सलाइड्स हो जाएंगी. ठीक है, आयनिक सलाइड्स हो जाएंगी, सॉरी हाइड्रेट्स हो जाएंगी. समझ गए, बिल्कुल समझ गए भैया. ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, ऑब्वियसली होंगी भैया, क्योंकि आयनिक है. अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा भी पढ़ा होगा, आयनिक तुमको पता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, अब ये देखो, ये सब तो बकवास थी, तुम्हें पढ़ना है एक्सेप्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सेप्शन ही होते हैं मेन. तुमको LiS दिया है, तुमको BeH2 दिया है, तुमको MgH दिया है, H2 दिया है. तुमको ये देखना है बस, ये तीन एक्सेप्शन है जो कि आयनिक हैलाइड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं. ठीक है, तुम्हारे आयनिक हैलाइड्स तो होते हैं भैया, सारे बी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे तीन मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं जो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर डाल देते हैं, क्योंकि इनके छोटे साइज होते हैं, इनके जरा जो छोटे पिद्दू से साइज है, तो ये क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन क्राउड ऑफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ. इसकी वजह से इनके ना कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, ये फलाना वो, तीन नाम याद कर लो, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम. लिथियम भी सबसे छोटा एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का, बेरिलियम भी सबसे छोटा एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का, और मैग्नीशियम इसके साथ क्या करता है, लैडर रिलेशनशिप करता है, तो इसलिए भैया उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. बेसिकली लैडर रिलेशनशिप के बारे में तुमने नहीं पढ़ा, छोड़ो, तो याद कर लो इस चीज को. ठीक है, यही बोला है, इसमें कुछ नहीं बोला है. तीन तुम्हारे एलिमेंट्स है जो भैया आयनिक स्लाइड्स से थोड़े से हटके कोवेलेंट कैरेक्टर खुद के अंदर शो करते हैं, बस यही है. ठीक है, सॉरी बार बार स्लाइड्स कह देता हूँ, हाइड्राइड्स को मैं. ठीक है, चलो. सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस. NaH को अगर तुम वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो भैया तुम्हारा NaOH और वायोलेंट रिएक्शन हो जाएगी ये. ठीक है, जितनी भी आयनिक स्लाइड्स होती हैं, इतना पढ़ना, तुमको ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना है. लिथियम हाइड्राइड इज रेदर अनरिएक्टिव. हमने पढ़ा था लिथियम हाइड्राइड एक एक्सेप्शन है. ठीक है, क्यों है भैया, क्योंकि उसका छोटा साइज होता है, इसलिए भैया वो अनरिएक्टिव भी होता है. ठीक है, at moderate temperature with O2 and Cl. It is therefore used in the synthesis of other useful hydrides like this. ठीक है, तो बेसिकली यही है, तो तुम्हारा लिथियम हाइड्राइड होता है, क्योंकि भैया एक कोवेलेंट हाइड्राइड हो जाती है वो ऑलमोस्ट. ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड हो जाती है तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, इसीलिए वो रिएक्टिव नहीं है, तो दूसरों के हाइड्राइड्स बनाने में काम आती है वो. LiH प्लस AlCl6 LiAlH4. ठीक है, तुमको ध्यान रखना है, बेसिकली लिथियम हाइड्राइड दूसरों के हाइड्राइड्स बनाने में काम आती है, क्योंकि वो कम रिएक्ट करती है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर देती है अपने अंदर. तो ठीक है, तो देख सकते हो, हमें एल्यूमिनियम की हाइड्राइड बनानी है. हमने सोचा बनाए कैसे यार, हमें कोई एलिमेंट ही ऐसा नहीं मिल रहा है जो भैया कम रिएक्टिव ना हो हाइड्राइड वाला. अब क्यों नहीं है भैया, हम पर लिथियम है, लो लिथियम हाइड्राइड हमने डाला एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो हमारा लिथियम AlH4 बन गया. LiAlH4 हमारा बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, हाइड्राइड सॉरी. और ऐसी अगर B2S6 ही बना सकते हैं तो ऐसे बना सकते हैं. देखो LiH को B2S6 में कराया तो LiBH4 बन गया. ये दोनों क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिक पढ़ के आया यहाँ पे उसको पता होगा, ये दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छे. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने H प्लस बहुत स्पीड में दे देते हैं दूसरों को. तो भैया ये सब छोटी छोटी चीजें तुमको कनेक्ट करते चलनी होंगी, याद रखना. लिथियम हाइड्राइड में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है. अगला आता है हमारा कोवेलेंट. ठीक है बच्चों, अगला आता है हमारा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. बेटा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना. डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो भैया वो वाले कौन से थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक कौन से थे, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. ये वाले कौन से आ गए तुम्हारे, कोवेलेंट वाले कौन से आ गए तुम्हारे, पी ब्लॉक के जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स है उनके साथ बनाता है. ठीक है, उनके साथ कौन सी कोवेलेंट हाइड्राइड बना रहा होता है. ठीक है, ठीक है, मोस्ट फेमिलियर अगेन एग्जांपल है CH4 NH H2O, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस हाइड्रोजन कंपाउंड, ये सब बकवास है, मत पढ़ो. जो मैंने मार्क करा है बस वही पढ़ो, ये सब बकवास है, नहीं पढ़ना हमको. ओके, तीन तरह की होती हैं कौन सी कोवेलेंट हाइड्राइड्स. एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होती है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. इसमें एकदम प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उस हेड्राइड में, ठीक है। और एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी एक्सिस है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है वो थोड़ा सा निगेटिव कैरेक्टर शो करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगी। जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है वो अनरिएक्टिव रहेगी मोस्टली, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड एज द नेम सजेस्ट हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग कन्वेंशनल ल्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूज स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, डाई बोरेन B2S6, भाई पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, सॉरी एस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो याद रख लेना हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है B2S6, ठीक है, B2S6 होता है, इज एन एग्जांपल। इन फैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है, बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट। याद रख लेना इसको, बहुत सिंपल है, ठीक है। तुम लुईस स्ट्रक्चर खुद बना के देख लो B2S6 का, तुम्हें पता लगेगा कि भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जा रही है। अगला आता है हमारा, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगला आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एकदम उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने चाहिए थे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए थे। उसका एग्जांपल आता है CH4, जितने भी ग्रुप 14 वाले हैं CH4, एक एक ले लेंगे। देखो होता क्या है, C हो गया हमारा, ठीक है, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो क्या करता है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। कर लिए उनने शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो क्या हो गया, 4 थे, इस पे 4 आ गए, तो एकदम कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट, ठीक है, एकदम कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। तो भैया इसको हम कहेंगे एकदम, अगर परफेक्टली कंप्लीट हो गया ऑक्टेट तो प्रिसाइज है बिल्कुल, एकदम परफेक्टली इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो B2S6 हो गया, B2S6 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको BS3 के रूप से याद करें, B2S6 का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर हम BS3 करें, B2S6 नहीं, इसको हम BS3 लिख लें, बात तो एक ही ना, BS3 बात एक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 चाहिए, कितने इसको 8 करने के लिए 5 और चाहिए, लेकिन भैया 6 इलेक्ट्रॉन S3 है, इस पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है, तो टोटल गिनोगे तो भैया 3 खुद के, 3 S से लिए इनने BS3 से, BS3 वाले S से, तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। ऑक्टेट करने के लिए में 8 चाहिए होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब तुम समझ गए होगे भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर ये होता तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होंगे, जिन पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए बेटा, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका एग्जांपल भी पढ़ लो। इसका जो प्रिसाइज वाले तो उनका CH4 हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच वाले कौन से हो गए, ग्रुप 15 और ग्रुप 17 सच एज का कंपाउंड NH3, ठीक है, H2O HF, इन पे भैया बहुत ही एक्सेस में तुम्हारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, देखो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। H2O बना रहा है वो तुम्हारे साथ 2 और ले लेगा, तो तुम्हारे पास इतने सारे लोन पेयर दिख गए तुमको, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है भैया, इतने सारे लोन पेयर है यार हाइड्रोजन पे, ऑब्वियसली यार, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो बेटा समझ गए भैया, बिल्कुल अच्छे समझ गए, बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देख लो, ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल है H2 HF वगैरह। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, the presence of lone pairs on highly electronegative atoms like NO-M anhydrides result in the hydrogen bond formation between the molecules. This lead to the formation of association of molecules, ठीक है। ये क्या है भैया, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास H2O है, H2O है, H2O है, उसमें भैया इतने सारे लोन पेयर, इतने सारे लोन पेयर पड़े हैं इसमें, ठीक है। H2 में इतने सारे लोन, 3 लोन पेयर पड़े हैं, 3 लोन पेयर पड़े, होगा क्या, जब H2 का मॉलिक्यूल खुद के ही मॉलिक्यूल्स के पास आएगा, खुद के ही मॉलिक्यूल के पास आएगा, तो उसे भैया अट्रैक्शन होगी, उसको अट्रैक्शन होगी, इतने सारे लोन पेयर है ना, इतने सारे तुम्हारे पास लोन पेयर है, इतने सारे लोन पेयर हैं, तो ये जो निगेटिव इतने सारे लोन पेयर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, इस मतलब इस ये H है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा बेसिकली, तो उससे क्या होगा, इतने सारे नेगेटिव चार्ज देख के हाइड्रोजन बहक जाएगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तो बेसिकली आपस में ही फॉर्म कुछ ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, कुछ बॉन्ड बना लेंगे आपस में, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक बाल्टी में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, आपस में ही रुक रहे हैं, ठीक है, वाटर से वाटर जोड़ रहा है हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो बेसिकली कंबाइंड रहते हैं, इसी हम अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किस में शो होती है, जिसमें लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी H2 हो गया, HF हो गया, F में भैया लोन पेयर ही लोन पेयर है, तो ये क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्शन शो करने लगते हैं, ठीक है। ये खुद के दूसरे ही मॉलिक्यूल, देखो फिर से बता देता हूं, ये जो लोन पेयर्स है, ये इस वाले H को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये तो यार इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, H प्लस बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इसको बहकाते हैं, मेरे से ले ले हाइड्रोजन, सॉरी मेरे से थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे से थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले ले, अट्रैक्ट हो जा मेरी तरफ को, उसकी वजह से भैया तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बहुत ही अच्छी अजीब सी भाषा में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाई है, तो बस याद रख लेना, जहाँ पे लोन पेयर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ गए भैया। आगे बढ़ते हैं,
वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ NO एंड F हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स, व्हाई? ये पूछा गया है तुमसे, क्यों भैया? नीचे वाले ग्रुप में ठीक है बिल्कुल बताते हैं भैया, इसका तुम वो देखो सॉल्यूशन देख लो सीधा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 9.2। पूरी एनसीईआरटी मार्क मिल जाएगी, खुद पढ़ना चाहो खुद भी पढ़ सकते हो, इजी है। On the basis of molecular mass of NH3H2HO, their boiling points are accepted to be lower than those of subsequent group members of hydrides. However, due to higher electronegativity of NOF, the magnitude of hydrogen bonding in the hydrides will be quite appreciable. Hence, the boiling point of this is higher. ठीक है, बेसिकली कहना चाह रहे हैं because of hydrogen bonding, तुम्हारे HF के मॉलिक्यूल HF से ही खुद से मिले जा रहे हैं। अगर इतने सारे HF के अंदर, एक बाल्टी के अंदर इतने सारे आपस में ही मिल गए हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब तुमको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, ध्यान बस ये देना है तुमको। बाकी ग्रुप मेंबर से 3H2O और HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है तुम्हें पता होना चाहिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि भैया इनके पास लोन पेयर होते हैं इतने सारे। बाकी पे जो लोन पेयर होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि भैया उन पे इतनी शेल्स आ जाती है, उनका साइज बड़ा हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, याद रख लो, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इंडस्ट्रियल हाइड्राइड से भी पढ़ लो। ठीक है, अब तक हमने आयनिक पढ़ी थी, कोवैलेंट पढ़ी थी, अब एक और तरीके की आ जाती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना बस, इनको DF ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ बनाते हैं। पहले वाले S ब्लॉक के साथ बनाते हैं आयनिक वाले, कोवैलेंट वाले तुम्हारे P ब्लॉक के साथ, और तुम्हारे नॉन स्टोइकोमेट्रिक वाले किसके साथ बनाते हैं, D एंड F ब्लॉक के साथ। ठीक है, ओके। Unlike the saline hydrides, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. ठीक है, तो ये कुछ गंदी सी हैं, पढ़ सकते हो। इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड गुड नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, एक के साथ एक ही करेगा, एक के साथ दो ही करेंगे रिएक्ट। इसमें क्या होता है, एक के साथ 0.6 ऑफ द मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये अजीब सी हाइड्राइड्स होती है, इनके बारे में एक बार बस ऐसे रीडिंग सी लगा लेना, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, देखो जहां भी एक्सेप्शन आएगा वहां पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तुमको मिल जाएगा। However, recent studies have shown that except for hydrides of NiPdCeAc, nickel, palladium, selenium और Ac पता नहीं क्या है, other hydrides of this class have latest different from that of parent metal. The properties of absorption of hydrogen of transition metal is widely used in the catalytic reduction. ये सब हटाओ बकवास, ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना, हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस एक बार रीडिंग मान लेनी है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, NiPdCeAc सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं भैया, एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ दिस, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लेटेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मेटल। ठीक है, अब तुम बेसिकली इनको कुछ ऐसा एक्सेप्शन की तरह दिमाग में डाल लो, क्योंकि यही पूछा जाएगा तुमसे, क्वेश्चन आ चुका है इनसे। ठीक है, NiPdCeAc एक्सेप्शन शो करते हैं किससे, तुम्हारी मेटेलिक हाइड्राइड से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना, जो PD और PT होते हैं, पैलेडियम और प्लेटिनियम होते हैं, उनके अंदर अलग सी टेंडेंसी होती है भैया अपने अंदर हाइड्रोजन स्टोर करने की। ठीक है, अपने लेटिस के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फंसा लेते हैं वो, उसकी वजह से उनको हाइड्रोजन स्टोरेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, तुमने देखा होगा बार बार कैटेलिस्ट में PD यूज हो रहा है, प्लेटिनियम यूज हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके लेटेस्ट में हाइड्रोजन स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखते हो, आ गया पकड़ो इसको, अभी ये भी आ रहा है इसको भी पकड़ो, और फिर बाद में रिएक्शन में दे देते हैं सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ के। एक रफली बताया मैंने, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ तुम समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम उसको हाइड्रोजन स्टोरेज की तरह काम करते हैं, किसको, PD और PT को, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम को। ठीक है, और तुम्हारे एक्सेप्शन कौन होते हैं इस वाली तरह की हाइड्राइड में, NiPdCeAc। बस एक बार दिमाग में रख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ रटने को, नहीं कह रहा हूँ मैं, दिमाग में रखने को कह रहा हूँ। तुमको ऐसी कोई चीज दिखेगी तुम एग्जाम में लगा के आ जाओगे, बिल्कुल भैया। ओके, बहुत ही देख रहे हो, पूरा जान से तुमको पढ़ाना पड़ता है समझ समझ के। कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फ्रॉम pH5, क्या ऐसा हो सकता है कि भैया जो तुम्हारा फॉस्फोरस है उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्या वो pH5 बना सकता है? देखते हैं बना सकता है, अगर नहीं बना सकता क्यों नहीं बना सकता, देखते हैं सॉल्यूशन। Although phosphorus exhibits +3 and +5 oxidation state, it cannot form pH5. Besides some other consideration, high delta A value of hydrogen and delta Eg value of hydrogen do not favor the exhibition of highest बकवास, बस तुमको खुद याद कर लो, +3 +5 में जा सकता है तुम्हारा फॉस्फोरस, ठीक है, लेकिन कभी भी pH5 नहीं बना सकता। ऐसा क्यों होता है, तुम्हारी जो डिसोसिएशन एटमाइजेशन एनर्जी होती है, एटमाइजेशन एनर्जी बेसिकली H और H को तोड़ के H+ बनाने की, वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है,
और तुम्हारी जो डेल्टा ईजी एंथैल्पी होती है, डेल्टा एच वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट फेवर द एग्जिबिस्ट ऑफ रिएक्शन, एग्जिबिस्ट द हाईएस्ट ऑक्सीजन, ये बकवास है, मत पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ बस इतना तो याद रख लो, +3 में जा सकता है लेकिन pH5 नहीं बना सकता, क्योंकि एटमाइनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बहुत हाई होती है उसकी वजह से। ठीक है, ओके, इसलिए हमको pH3 पाया जाता है, pH5 बहुत कम पाया जाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। खुद से भी एक बार रीडिंग लगा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। बेसिकली मेरा बताने का क्या मतलब पर्पस है यहाँ पे, तुमको इंपॉर्टेंट चीजें से रूबरू करवा दूं एक बार, उसके बाद तुम खुद से रीडिंग करो जा जाके, 15-20 मिनट पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड लिक्विड स्टेट, सब पढ़ लो, कुछ नहीं है इसमें। दिस लीड टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइट, कुछ नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, होता क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी ग्रुप के एलिमेंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, चलो एस होता है तुम्हारा, एस ही होता है। ये कौन होते हैं? ऑक्सीजन के कौन होते हैं? ग्रुप के नीचे वाले मेंबर होते हैं। ठीक है, ग्रुप के नीचे वाले मेंबर होते हैं। लेकिन भैया H2O, जब तुम्हारा ऑक्सीजन H2O फॉर्म करता है, बेसिकली अपना हाइड्राइड का फॉर्म करता है, और H2S अगर फॉर्म कर रहा है, तो H2O में बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों बढ़ जा रही है, हीट ऑफ फ्यूजन क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हर बला का एक ही इलाज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतना सा बोला गया यहाँ पे, पढ़ के तुम देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिल्कुल भैया, बिल्कुल इतना समझ आ गया। देखो यार, ये तो बहुत इजी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ, एक बार रीडिंग लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। ओके, अब देखो, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट का नहीं पढ़ना। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवेलेंट कंपाउंड्स अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब देखो कैसे भैया, H2O है, मैंने बताया था, इतने सारे लोन पेयर है इसमें, 3-3 लोन पेयर है। होगा क्या, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तुम्हारा होगा अलग, वो हल्का सा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेना चाहेगा। इतने प्यारे प्यारे हाइड्रोजन लटक रहे हैं चारों तरफ, तो हल्का हल्का अट्रैक्शन फील करेगा, उसकी वजह से वो डिसॉल्व होने लगते हैं, वाटर में डिसॉल्व होने लगते हैं। कौन? तुम्हारे ऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, या कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, पोलर कौन से होते हैं? जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बेसिकली अगर उनमें चार्जेस है पार्शियल, तो वो लोन पे से रिएक्ट होने लगते हैं। तुमको यही याद रखना है और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, अब आता है इंपॉर्टेंट काम, अब आता है एक इंपॉर्टेंट, सब तो थोड़ी बकवास थी। अब आता है एक इंपॉर्टेंट काम, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। याद रख लेना इनके एंगल्स। ठीक है, इन द गैस फेस वाटर इज अ बैंड मॉलिक्यूल, वाटर तुम्हारा एक बैंड मॉलिक्यूल होता है। बेटा बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5, ये तुम्हारा वाटर है H2O। ठीक है, इसमें जो एंगल है वो 104.5 है। ठीक है, एंड OH बॉन्ड लेंथ तुमको याद करने की जरूरत है 95.7, दिमाग में रख लेना, 104 और 95 के आसपास होती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल भैया। इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि भैया इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे है, इतने सारे लोन पेयर हैं इसमें। तो क्या होता है, H+ को खुद से ही दूर कर देते हैं। देखो, इससे H+ दूर भाग जाता है और तुम्हारे मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं। सब तुमने केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ा है तो सीखा होगा कि इसकी वजह से मॉलिक्यूल ऐसे झुक। देखो, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल अगर H2 में तुम्हारे वो नहीं होते, क्या कहते हैं उसको, लोन पेयर नहीं होते, O के पास, तो तुम्हारा ऐसा होता। अब क्योंकि लोन पेयर आ गए, उसकी वजह से रिपल्शन होगा, और ये जो H वाले मॉलिक्यूल से इधर आ जाएंगे और ऑक्सीजन के लोन पेयर स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीजन के लोन पेयर दूसरों के लोन पेयर के साथ, दूसरों के इलेक्ट्रॉन के साथ डिपल्शन फील कराते हैं, माइनस माइनस रिपेल कराते हैं। इसके जो नेगेटिव आयंस होंगे, इसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके जो लोन पेयर होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह से दूर चले जाएंगे। ये देखो, दूर चले गए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे चले गए, इसलिए बैंड हो गया मॉलिक्यूल, वरना ये सीधा मॉलिक्यूल होता। ठीक है, वरना ये सीधा मॉलिक्यूल होता। यही बोलना चाह रहे हैं, इसकी वजह से इनमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर भी आ जाता है। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू याद रख लेना। ऐसे ही पढ़ जाती है एनसीईआरटी, ऐसे ही मार्क्स लाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो, हमें तो भैया सब कुछ करना है, पेपर में मार्क्स लेके आने ना, तो हमें ये नहीं देखना कि कैसे ला रहे हैं हम मार्क्स, क्या फिर भैया हम रट रहे हैं या फिर हम समझ रहे हैं, हमें मार्क्स लाने हैं। और इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो हमारे 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। इस चैप्टर से 100% 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे जहां तक है, एक तो आएगा ही आएगा, दूसरे का भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल भैया। ओके, ये देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ आइस देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ आइस एक देख लेना। ठीक है भैया, वाटर का जो सॉलिड फेज होता है उसको आइस कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल with X-ray shows that each oxygen atom is surrounded
टेट्राहेड्रली बाय 4 ऑक्सीजन एटम एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, ठीक है 276 पिकोमीटर। होता क्या है तुम्हारे, ईच ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन का जो एटम है, ईच ऑक्सीजन का जो एटम है, देखो ये रहा यहाँ पे, हर ऑक्सीजन का एटम क्या है, इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में 4 अलग ऑक्सीजन एटम्स के साथ ये अटैच होगा। बेसिकली 3 तो दिख गए, चौथा किधर है, चौथा भी होगा कहीं इधर उधर ही होगा, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रली इसके पीछे होगा, ठीक है, इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसके पीछे होगा टेट्राहेड्रली। 4 तरीके से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, आइस, जब हमारी जो आइस होती है उसमें टेट्राहेड्रली 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ गया भैया, सॉरी 4 एटम ऑफ एटम से जुड़ा होता है ऑक्सीजन के। ये तो सिंपल था। ठीक है, ये तुमको याद रखना है, अगर तुमसे पूछे तो बता देना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एम्फोटेरिक नेचर, इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एंड बेस। जो तुम्हारा पानी होता है ना, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। कैसे भैया, एसिड की तरह भी अपना रिएक्शन देता है, अपना बेस की तरह भी रिएक्शन दे सकता है वो। इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस, इट एक्ट्स एज अ एसिड व्हेन बकवास, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, बकवास तो नहीं है, पढ़ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है। H2O NH3 सब रिएक्शन है, देख लो, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ना अपने टाइम में पढ़ता था ना तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ। बेसिकली वही कह रहा है कि एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह यूज हो रहा है वाटर। वाटर रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं वाटर के साथ। वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर को तुम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na सोडियम इसके साथ ऐड करा दोगे तो क्या होगा, सोडियम तो भैया अपने NaOH बना लेगा, इसको तो Na प्लस में जाके बहुत मजा आता है, तो ये तो यहाँ Na प्लस में आ जाएगा। तो भैया H2O कहेगा लाओ भैया, अगर तुमने हमसे इलेक्ट्रॉन चुराए, हमको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हो, तो हम अब टूट के H2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं भैया, H2 में कन्वर्ट हो, ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली ये तुम्हारी रिएक्शन होती है, रट लेना, हल्की सी देख लेना, ठीक है। चलो, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो भैया इससे हाइड्रोजन अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन P4O10 और SiCl4, P4O10 और SiCl4 में अगर तुम पानी डालते हो, अगर तुम पानी डालते हो सिलिकेट और फॉस्फोरस ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड में और सिलिकेट क्लोराइड में, सिलिकेट क्लोराइड में अगर पानी डालते हो, तुम्हारा H3PO4 यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे SiO2 HCl बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कभी भी, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये बताओ P4O10 क्या देता है, तो तुम बताना होगा H3PO4, ठीक है, एसिड होता है। SiCl4 के साथ अगर वाटर को तुम रिएक्ट करा दोगे तो बेटा रिएक्शन पूरी करो तो SiO2 बनता है, ध्यान रख लेना। सिलिकेट, और इसको हम कहते हैं सिलिका, कहते हैं सिलिका कहते हैं, भूल गया मैं, एस ब्लॉक में पढ़ा था, एक बार पढ़ लेंगे, सिलिका ही कहते हैं इसको शायद, ठीक है। चलो बेटा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल समझ गए, ठीक है भैया, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़े, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना, हाँ ये देख लेना, हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली तुम देखते होगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि CH2O6, 0.6H2O, 0.7H2O, तो बेसिकली उनको हम हाइड्रेट वाटर कहते हैं। तो वाटर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाहर जुड़ सकता है लोगों से एज अ हाइड्रेट, ठीक है, जैसे ये BaCl2 0.2H2O, CuSO4 0.5H2O। तो ये कोई मेन बॉन्डिंग नहीं हुई है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है कोई, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं है, सिंपल हाइड्रेट फॉर्मेशन है, पानी का हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है ये पानी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रट लो उसको, रटना क्या, समझ लो यार, इसमें क्या ही समझना है। तुमने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हल्का भी पढ़ा होगा तो बताओगे तुम हाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, नहीं पढ़ा है तो भी तुमको बस एक बार पढ़ना है, रीडिंग माननी है। देखो एनसीईआरटी ऐसे ही करते हैं, अगर तुमको लग रहा है कि हर लाइन का तुम मतलब समझने बैठ गए तो भाई बरसों लग जाएंगे तुम्हें हर लाइन का मतलब समझने में। अभी तुम्हें क्या करना है, चीजें रटनी है, बेसिकली रटनी ही है तुमको एक तरह से, उसके बाद उनको थोड़ा सा दिमाग में एनालाइज करना है। एग्जाम में अगर कुछ ऐसा दिखता है तो जरा सा अपने आप में दिमाग में जोर डाल के वो चीज क्लिक हो जाएगी। फोटोग्राफिक मेमोरी तुम्हारी बेसिकली बन रही है, फोटोजेनिक मेमोरी, ठीक है। चलो, हार्ड वाटर, हाँ हार्ड वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताया हमारे कॉलेज में अभी तक पढ़ाया जा रहा है। हार्ड वाटर एंड सॉल्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। तुम्हारे जो झाग होते हैं हार्ड वाटर, अगर तुम सोप है तुम्हारे हाथ में, तुम हार्ड वाटर में हाथ धो रहे हो तो तुम्हारा झाग नहीं बनेंगे, तो हार्ड वाटर की यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, एक और तरीके से हम हार्ड वाटर को डिफाइन कर सकते हैं। हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है, जो कि फ्री होता है फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नहीं, सॉरी, माफ करना, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर। हार्ड वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर वो कौन सा वाटर होता है, ऐसा वाटर जो भैया
फ्री हो कैसे सॉल्ट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से, इट गिव लेदर विच। ये हार्ड वाटर में हमने क्या देखा था, झाग नहीं देता है पानी के साथ, ठीक है। हार्ड वाटर का तुम सोप से धो रहे हो तो झाग नहीं आएंगे, लेकिन सॉफ्ट वाटर क्या होगा, अगर तुम धोगे हाथ साबुन से धोगे सॉफ्ट वाटर में तो हमारे झाग बन जाएंगे, ठीक है। ये यही कह रहा है, इट गिव लेदर विच सोप। ये सब छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ो। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें एक चीज बताते हैं, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा सोप है, ये तुम्हारा इसको सोडियम स्टीरेट कहते हैं, सोडियम स्टीरेट कहते हैं, ठीक है। हाँ शायद कुछ कुछ याद है मुझको, सोडियम स्टीरेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारा सोप है, सोप होता है अगर तुम किसी मैग्नीशियम, किसी मेटल के साथ, मेटल आयन के साथ ये तुम्हारा रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये जो Na होता है, ये Na खुद को रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे M आ जाता है, दो Na के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे फ्री हो जाते हैं। इसको हम आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, तुम बस एक बार रिवाइज करो, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें देखनी है रिएक्शन। Na क्या हुआ, इसके साथ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये दो दो इस पे 2+ चार्ज था, तो ये दो मिलके इसके साथ एक वो मॉलिक्यूल बना लेंगे और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यही है सिंपल, पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, मजे आ रहे हैं पढ़ने में। बेसिकली हम तुमको एनसीईआरटी से रूबरू करा रहे हैं। जैसे देखो, तुम्हारी कोई डेट है किसी लड़की के साथ, पहली बार जब तुम मिलोगे कितना शर्माओगे। अब अगर कोई तुम्हारा दोस्त या फिर कोई तुम्हारा जान पहचान का या फिर उसकी बंदी की कोई दोस्त, कोई फ्रेंड हो, ठीक है, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दे, ठीक है। मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं तो एक लड़की के साथ, एंड जब तुम्हारा एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा, रियल लाइफ में भी देखोगे, तो तुम्हारे अंदर वो फ्रैंकनेस आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ लड़की से, या हम दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट जानते हैं तो कुछ थॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात देखोगे एनसीईआरटी को, ऐसा लगेगा भाई इससे तो ब्रेकअप ही होगा, इससे तो बेसिकली पैचअप ही नहीं हो पाएगा, ब्रेकअप तो दूर की बात है। लेकिन अब एक बार तुम्हारा भाई एक बार रूबरू करा देगा तुमको एनसीईआरटी से, तो हाँ भाई तुम्हारा रिलेशनशिप भी बन सकता है, बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप भी बन सकता है, ठीक है। चलो ये सब तो होता रहेगा। अब ये थोड़ा हार्डनेस ना इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली थोड़ा सा ही पेज, जरा से ही पीडीएफ बची है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डनेस वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, गला भी मेरा जवाब देने लगा है। चलो ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, ओके। ओ हाँ, दो तरह की हार्डनेस होती है बेटा वाटर में, दो तरह की हार्डनेस होती है वाटर में। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, इसको हमने THS से याद करता, पता नहीं क्या ही उस टाइम ट्रिक बनाई थी कोई हमने। भैया टेम्पररी हार्डनेस होती क्या है, टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आती है, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसकी वजह से क्या आती है तुम्हारी, टेम्पररी हार्डनेस आती है, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस के दो तीन तरीके होते हैं रिमूव करने के, यहाँ पे हमने दो तरीके डिस्कस करे, या तो तुम बॉइल कर दो, यहाँ पर तुम क्लार्क्स मेथड से कर लो, ठीक है, क्लार्क्स मेथड से कर लो। तो बॉइलिंग का देखते हैं, बॉइलिंग क्या करते हैं, ड्यूरिंग बॉइलिंग द सॉल्यूबल, हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब लोग बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, सब लोग बच्चे ध्यान देंगे। ड्यूरिंग बॉइलिंग हम हार्ड वाटर को, सॉरी टेम्पररी हार्डनेस वाले वाटर को जब हम बॉइल करते हैं, द सॉल्यूबल MgSCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू MgOH, ठीक है। जो वाटर में सॉल्युबिलिटी पड़ी है किसकी, MgHCO3 की, MgSCO3 की, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, MgOH के होल ट्वाइस में, जब तुम उसको हीट करोगे। लेकिन तुम्हारी जो दूसरी इंप्योरिटी बड़ी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, देखो ना, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो तुम्हारी दूसरी इंप्योरिटी है हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम वाली, वो भैया CaCO3 बनाएगी। ये तो अजीब बात बता दी भैया आपने। इसकी भैया MgOH बना रही है, तो भैया इसकी भी तो CaOH बनानी चाहिए थी। नहीं बेटा, इसकी CaOH का होल ट्वाइस नहीं बनानी थी, क्योंकि इनका KSP बड़ा होता है। KSP मतलब समझ लो टेंडेंसी टू फॉर्म, ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म, सॉल्ट की टेंडेंसी टू फॉर्म। कौन ज्यादा, CaCO3 का KSP ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CaOH का होल ट्वाइस, इसलिए भैया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। MgOH में क्या होता है, MgOH का MgOH का होल ट्वाइस का KSP ज्यादा होता है किससे, MgCaCO3 से, इसलिए हमारा प्रेसिपिटेट होता है MgOH, उधर CO3 होता है। तो तुमको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी हार्डनेस में जो दो तुम्हारे इंप्योरिटीज होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, अगर तुम उनको बॉइल करते हो तो भैया एक तो तुम्हारा MgOH का होल ट्वाइस देगी और तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट देगी। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही मैंने बोला है, हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP भी कहते हैं, ठीक है।
ओके भैया, बिल्कुल समझ गए। ये रिएक्शन है बेसिकली, जो हमने बोला है उसको रिएक्शन की फॉर्म में बता दिया। इसको हमने जब हीट करा तो MgO का होल प्लस प्रेसिपिटेट हो गया, साथ में CO2। इसको हमने हीट करा तो भैया कार्बोनेट बन गया, H2CO2 बन गया। सिंपल थी, बेसिक सी रिएक्शन है, याद रखना है तुमको। दूसरा मेथड जो आता है हमारा टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का बेटा, वो आता है हमारा क्लार्क्स मेथड। कौन सा? क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है भैया, इसकी मैंने कोई ट्रिक बनाई थी, KL राहुल करके, ठीक है, मैं खुद ही भूल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज देखो इसमें लाइम यूज होता है, ठीक है, शायद से लाइम यूज होता है, हाँ लाइम यूज होता है। तो मैंने बेसिकली बनाई थी क्लार्क्स मेथड में, KL राहुल से याद कर लिया था मैंने। के से मैंने कुछ क्लार्क मान लिया था उसको, क्लार्क, के वाला क्लार्क, वैसे तो सी से स्पेलिंग शुरू होती, फिर भी याद करने के लिए एल से मैंने लाइम याद कर लिया था। तो क्लार्क्स मेथड KL राहुल से याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बनानी पड़ती है ट्रिक बेटा, इतना सारा डेटा दिमाग में घुसता नहीं होता। तो क्लार्क्स मेथड में ध्यान रखना लाइम यूज होता है। इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड कैलकुलेटेड, क्या लिखा है ये, इट इज इन दिस मेथड, वही मैं कहूँ, इन दिस मेथड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। जो तुम्हारा हार्ड वाटर है उसमें भैया क्या डालते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम डालते हैं। लाइम क्या होता है तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस को हम लाइम कह देते हैं। इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वही बात देखो फिर से फिर से वही बात, क्योंकि KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है किसका, CaCO3 का, और MgOH का होल ट्वाइस का, इसलिए यही प्रेसिपिटेट होती है। ऊपर भी हमने देखा था CaCO3 और MgOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो रहे थे। तो हमने क्या करा, इंप्योरिटीज में लाइम डाल दिया, तो भैया रिस्पेक्टिव कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड हमारी प्रेसिपिटेट आउट हो गई। तो भैया हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस थी वो रिमूव हो गई। लेकिन हर बार ही पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ये तो टेम्पररी हार्डनेस थी। अगर परमानेंट हार्डनेस आ गई तुम्हारे पास, परमानेंट हार्डनेस आ गई, तो फिर तो ये क्लार्क्स मेथड और बॉइलिंग मेथड नहीं होंगे, तो अलग ही मेथड यूज करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। परमानेंट मेथड, ठीक है, परमानेंट मेथड मैंने इसको PCS से याद करा था, PCS से याद करा था, परमानेंट हार्डनेस, PCS से याद करता, PCS, P से परमानेंट, C से हमारा क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, और S से क्या था हमारे, ऐसे क्या था हमारा, सल्फेट्स, ठीक है, हाँ सल्फेट्स, ठीक है। PCS से याद कर सकते हो तुम, परमानेंट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो हमारी किससे होती है, ऊपर थे मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नीचे क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। मैंने PCS से याद करवाया तुमको, परमानेंट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बार बार पढ़ोगे, बार बार मेरे साथ बोलोगे, बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, यहाँ पे खोपड़े में तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगी सब चीजें। कुछ रटना नहीं है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी क्रैमिंग और थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को समझते हुए बढ़ने का थोड़ा सा एफर्ट होता है बस, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, थक गए भाई चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे साथ। अब देखो पढ़ लेना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे कोई पैसे दे रहा है तुम्हें पढ़ाने की, मेरे अंदर से मन है भाई, तुम जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में इजी मार्क्स गेन करे थे, कम से कम वो तो कर लो यार, ठीक है। ये इजी मार्क्स है भाई, कोई पूछ लेगा ये बताओ तुम्हारा कैसे रिमूव करते हैं भैया टेम्पररी हार्डनेस, बता दो 2 मेथड। अगर तुम्हारे लिस्ट आउट करने को आ गए तो बता दोगे भैया। एक तो भैया KL राहुल से हमने याद करा था, क्लार्क्स मेथड लाइम। एक हमने याद करा था बॉइलिंग से हो जाता है, हमारा MgOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब तुमसे पूछे बताओ या परमानेंट हार्डनेस क्यों हो रही है, तो भी हमने ट्रिक याद कर रखी है, PCS परमानेंट हाइड्रोजन, P से मतलब परमानेंट, C से क्लोराइड, और ऐसे सल्फेट्स, किसके सल्फेट्स और क्लोराइड्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। सिंपल, यही याद करना है मेरे दोस्त, ठीक है, यही याद करना है। अब आता है अगला कि भैया कैसे रिमूव कर सकते हैं जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव कैसे करें, उसके हम थोड़े से तरीके होते हैं, बस रीडिंग करनी है तुम्हें। चलो भैया, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, देखिए Na2CO3, ठीक है। तो भैया एक तो मेथड होता है कि हम वॉशिंग सोडा के साथ MCl2 MSO4 को हम रिएक्ट करा दे। बेसिकली भाई क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ही है, ये कैल्शियम, ये Cl2 इसको क्लोराइड हो गया, ये सल्फेट हो गया। जब इनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो तुम देखोगे भैया इनके कार्बोनेट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और NaCl और Na2SO4 रिस्पेक्टिवली बन जाएंगे। सिंपल था बेटा, सिंपल था। एन M क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जिनकी वजह से हमारी हमारी क्या हो रही थी, हार्डनेस शो हो रही थी, ठीक है। तो सब सिंपल सा है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा को रिएक्ट करा के हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड आता है वो आता है कैलगन्स मेथड। कैलगन्स मेथड याद रखना, कैलगन्स का फॉर्मूला सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, याद कर लो, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कैलगन क्या होता है हमारा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को हम कैलगन कहते हैं। सोडियम हेक्सा
मेटाफॉस्फेट। याद कर लो, कैल्गन ये होता है, कैल्गन एक कंपाउंड है जिसको हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कहते हैं। उसकी वजह से अगर हम जब ये हम हार्ड वाटर में डालते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, ये हमारा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है, ये कुछ Na+ और इसमें टूट जाता है। उसके बाद ये जो M2+ होता है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और भैया Na अलग प्रेसिपिटेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन कीप्स द Mg एंड Ca+ आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो भैया तुमको ये याद रखना है, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना keeps the Mg and Ca+ आयन इन सॉल्यूशन, ये तो हमारे Mg और Ca+ आयन को सॉल्यूशन में ही बना के रखता है। देखो कैसे, देखो बेटा देखो, फाइनली हमारा जब Na ये रिएक्ट करा था, ठीक है, ये बना था किससे, ये टूट गया था बेसिकली किसमें, Na में और इस वाले कंपाउंड में, ठीक है, टूट गया था ये। ओके भैया बिल्कुल टूट गया था। जब ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड बना, ये तुम्हारे M2+ यानी कि जो तुम्हारे कैल्शियम और मैग्नीशियम थे, उनके साथ, उनके आयन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसमें M यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम तुम्हारे क्या रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे। और अगर ये ट्रैप्ड है तुम्हारे, तो ये कोई डिसोसिएट कहीं उड़ तो सकते नहीं है, किसी का रिएक्ट तो कर सकते नहीं, तो भैया ये ट्रैप कर लेता है तुम्हारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को। इसकी वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रैप नहीं करता, अगर ये ऐसी फ्री घूम रहे होते, तो ये कहीं खो जाते, रिएक्ट कर जाते, लेकिन क्योंकि अपने कंपाउंड के, अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रैप करके रखता है, इसलिए हम कहते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन कीप्स द Mg एंड Ca+ आयन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बचा के रखता है वो, ठीक है बेटा। ये सिंपल सी बात थी, ये तुम्हारा कैल्गन होता है, कैल्गन होता है, ठीक है। एक और हमारा जो आता है थर्ड मेथड होता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है ये भी देख लो। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द जियोलाइट परमोटेट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बेसिकली मेथड का नाम इंपॉर्टेंट है, मेथड में क्या यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है, मेथड का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मेथड को हम जियोलाइट या फिर परमोटेट भी कहते हैं, जियोलाइट या परमोटेट भी कहते हैं हम इसको। कोई ट्रिक बनाए इसकी, IPZ, ठीक है, IPZ से हम याद कर सकते हैं, IEZPZ, IZP, IPZ, ठीक है, कुछ ऐसे याद कर लो। इज इस पिस से याद कर लो, इस पिस कुछ कैसी करके बना लो यार, दिमाग में तुम्हारे कुछ ना कुछ चलते रहता होगा, बना सकते हो। IMZP देख लेना, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। इज पी, इस पी से याद कर लो। आई से क्या होगा तुम्हारा आयन एक्सचेंज, जेड से क्या होगा जियोलाइट, पी से परमोटेट, इस पी से याद कर सकते हो, ठीक है, इस पी। ओके, जिप्सी नहीं, मेरा बल्लम थानेदार चलावे जिप्सी नहीं, इस पी का मैंने, इस पी। चलो अलग ही तुम लोग गाने वाने में मत घुस जाना, कंसंट्रेशन वापस लेके आते हैं। तो इसको हम परमोटेड और जियोलाइट प्रोसेस भी कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट परमोटेड, ठीक है। सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज जियोलाइट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जियोलाइट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज, भैया तुम्हें लग रहा होगा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ रीडिंग मार बेटा, ठीक है। ये देखो ये रहा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज तुम्हारा परमोटेड, ठीक है। चलो ये सब बेसिकली रिएक्शन होता है, ये सब तुम्हारा रिएक्शन होता है, ठीक है, ये सब रिएक्शन होता है। तुम्हारा जेड क्या है, तुम्हारा जेड क्या है, ये तुम्हारा जियोलाइट है, जियोलाइट है। तो जियोलाइट और Na जब तुम्हारे साथ मिलते हैं तो तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हारा M2+ जो तुम्हारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिकली उनको ट्रैप करके रिमूव हो जाते हैं। इसकी वजह से तुम्हारी परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग मेथड है आयंस को ट्रैप करने के सॉल्यूशन के अंदर। बेसिक समझ आ रहा है तुम लोग को बेटा? समझ नहीं आ रहा तो खुद से एक बार रीडिंग में कर लेना, कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो रात के 2 बज रहे हैं, न्यू ईयर तो मैंने तुमको बोला ही नहीं शायद, तो हैप्पी न्यू ईयर भाइयों बहनों। अपन तो 12 बजे से रिकॉर्ड करने में लगे थे, ना न्यू ईयर का पता ना किसी का पता, ठीक है। चलो फिर हसल जल्दी रहनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन यही है तुम्हारी, तुम भी पढ़ रहे हो, मैं अकेला है चिल्ला नहीं रहा फालतू में। चलो बेटा, permuted zeolite is said to be exhausted when all the sodium in it is used up. It is regenerated further used for the treatment of aqueous sodium chloride, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। परमोटेड जियोलाइट मेथड में जो तुम्हारा Na होता है, ये Na होता है, ये पूरा यूज हो जाता है, ठीक है, ये पूरा यूज हो जाता है, ये पूरा यूज हो जाता है, ठीक है। अगर ये पूरा यूज हो गया तो भैया हमारी तो रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन हम इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज रीजनरेटेड, इसको वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे? बाय ट्रीटिंग विद एक्वा सोडियम क्लोराइड। भैया बहुत ही कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है, ठीक है, मैं समझता हूँ थोड़ा कठिन होगा पहली बार में, दूसरी बार में नहीं होगा,
कैसे भैया, सिंपल सी बात है, देखो एक्वा सोडियम क्लोराइड क्या नाम है तुम्हारा, जो Na होता है, Na होता है, उसको हम रिकवर कर लेते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विद एक्वस NaCl। ठीक है, NaCl से हम ट्रीट करा के इस वाले Na को वापस से रिकवर कर लेते हैं, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट आता है। पूछेंगे भैया एक बात बताओ, कैलगन मेथड जो था हमारा, नहीं कैलगन था क्या, सॉरी आयन एक्सचेंज मेथड जो था, उसमें बताओ जो हमारा सोडियम होता था ना, वो तो भैया खत्म हो जाता होगा पूरा, क्योंकि देखो सोडियम हमारा पूरा खत्म हो जा रहा होगा रिएक्शन में। ठीक है, तो हम उसको रीजनरेट कैसे करते होंगे, रीजनरेट कैसे करते हैं भैया, हम NaCl सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करा देते हैं, तो हमारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ओके भैया बिल्कुल समझ गए। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे हुआ, हमारा MZ2 था, ये हमारी इंप्यूरिटी थी, ये हमारी मतलब ये देखो बन गया था ना, बेसिकली इंप्यूरिटी नहीं थी, ये हमारी वो थी जिसकी वजह से हार्डनेस बन रही थी। जब हमने इस वाले को NaCl से वापस से रिएक्ट करा तो क्या होगा भैया, जो तुम्हारी इंप्यूरिटी थी M जो थी तुम्हारी कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले आयंस थे, वो भैया क्या करेंगे, वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, Cl के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और जो तुम्हारा Z था वो वापस से Na के साथ हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा NaZ रिएक्शन में वापस से रिकवर हो गया। देखो रिएक्शन शुरू भी NaZ से हुई थी और रिकवर करके भी NaZ पे हम ले आए। ये हल्का बहुत समझना होता है, पॉइंटर्स दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। ये दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। ऊपर वाला जो जियोलाइट प्रोसेस था उससे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है कौन सा, सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, सिंथेटिक रेजिन मेथड है, ये ज्यादा क्या है तुम्हारा एफिशिएंट है किससे, आयन एक्सचेंज मेथड से, यानी कि उससे बेटर मेथड है। ठीक है, चलो केटायन एक्सचेंज रेजिन्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना दिमाग नहीं है हमें ये पढ़ने का, सिंपल से याद कर लो। जो भाई तुम्हारी रेजिन होती है, जो रेजिन है, रेजिन इसको R से डिनोट करा गया, रेजिन कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो ऊपर क्या था हमारा, था ये Z था, इसको हम क्या कहते थे, जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट कहते थे। इस बार सेम टू सेम वही काम हो रहा है, लेकिन इस बार क्या आ गया, रेजिन आ गई, तुम्हारी रेजिन आ गई Na के साथ जुड़ के, और वही तुम्हारा M2+ जो तुम्हारी इंप्योरिटी जिसकी वजह से हार्डनेस कॉज हो रही थी जिस मेटल की वजह से, उसके साथ रिएक्ट कर आता है, तो ये M R से रिएक्ट कर जाता है, ये बना लेता है, और Na तुम्हारा अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो तुम्हारा Na अलग हो गया, ठीक है Na अलग हो गया तुम्हारा, अब क्या हुआ भैया, वो कहेंगे तुम बताओ रेजिन को वापस से कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे भैया यहाँ पे जियोलाइट को हम वापस से रीजनरेट कैसे कर रहे थे, NaCl के साथ रिएक्ट करा के, तो ये Z2 वापस से Na के साथ रिएक्ट होकर इसको वापस से रीजनरेट कर दे रहा था रिएक्शन के लिए। अब भैया वैसे ही इसमें कैसे रीजनरेट करोगे तुम रेजिन को वापस से, तो इसमें हम वापस से वही NaCl का सोल्यूशन डाल देते हैं, उसकी वजह से रेजिन भैया इस M के साथ रिएक्ट कर जाती है, और Na तुम्हारा NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेता है। तो बेसिकली इसकी वजह से हम रेजिन भी अपनी कर लेते हैं वापस से, क्या कहते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं रेजिन को। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो एक चीज इसमें है, एक चीज में इंपॉर्टेंट सी चीज है, इन दिस केटायन एक्सचेंज प्रोसेस H+ exchanges for NaCAMG and other cations present in water। ठीक है, ओके, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोटोन रिलीज एंड thus makes the water acidic in the anion exchange process बेटा। ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है, जो तुम्हारा केटायन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें जो ये वाला जो कौन सा था, सिंथेसिस रेजिन मेथड में, जो तुम्हारा जब केटायन एक्सचेंज हो रहा होता है, तुम्हारा केटायन एक्सचेंज हो रहा होता है, कहाँ चला गया, यहाँ पे देखो M+ Na और M+ आपस में एक्सचेंज हो गया ना, M से चला गया, N से चला गया, तो अब केटायन एक्सचेंज हो रहा होता है, तो H+ एक्सचेंजेस फॉर NaCAMG एंड अदर केटायंस। तो बेसिकली जब एक्सचेंज होता है तो H+ वहां पे रीजनरेट हो जाता है। अगर H+ रीजनरेट हो रहा है तो यानी कि वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यही मान के चलो, बस ये सिंपल से याद रख लो, NaCAMG इनका जब एक्सचेंज होता है उसकी वजह से किसके NaCAMG जब एक्सचेंज होते हैं, किससे एक्सचेंज हो रहे हैं, वो H+ से। एंड जब वो H+ से एक्सचेंज हो रहे हैं तो भैया H+ तो घूम रहा है फ्री में ही वाटर के अंदर, और जब H+ घूम रहा है फ्री में तो वो वाटर को एसिडिक बना देता है। इतना दिमाग मत खाओ, अपना भी खपाओ, सिंपल सी बात याद कर लो, ये यहाँ पे एसिडिक होता है वाटर, इसमें एसिडिक बन जाता है वाटर, क्योंकि NaCAMG एक्सचेंज हो जाते हैं विद H+। ठीक है, H+ की जगह एक्सचेंज हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, इतना दिमाग नहीं खपाना है इसमें। ठीक है, चलो ओके, जैसे H+ हमारा NaCAMG से रिप्लेस हो रहा था, वैसे हमारा OH किससे रिप्लेस हो रहा है इस रिएक्शन में, ClSCO SO4 से।
ठीक है। OH आयन दस लिबरेटेड न्यूट्रलाइज द H+ आयन सेट फ्री आयन द केटायन एक्सचेंज। ठीक है, तो भैया यहाँ पे H+ रिएक्ट हो रहा था, उसके से वाटर एसिडिक हो रहा था, लेकिन OH भैया OH ने आके उस H+ को न्यूट्रलाइज करके वापस से वाटर बना दिया। सिंपल सी बात है। The exhausted cation anion exchange resin beds are initiated by the dilute alkali solution respectively. पढ़ लेना एक बार, डाइल्यूट अल्कली डालते हो तो रेजिन बेड तुम्हारा वापस हो जाता है। मत खपाओ इसमें, इन सब में दिमाग, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार रीडिंग चाहिए तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि काफी ज्यादा यूज रखता है डेली यूज में भी। ठीक है, कान में भी डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से तुम्हारा कभी कभी यूजेस में काम आ सकता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में तुम्हारा काम आता है। ठीक है, ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। H2O2 को प्रिपेयर कैसे करा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिडिफाइड बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सिड वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर गिविंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो तुम्हारा जो BaO2.8H2 होता है, इसमें जब एसिड डाल दो तुम्हारा BaSO4 H2O2 और H2O बनता है। तो ध्यान रखना, तुम्हें जहां भी BaO2 दिख रहा है, जहां भी तुम्हें बेरियम दिखता है, जहां पे तुम्हें बेरियम दिखता है वहां पे H2O2 प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारी रिएक्शन में बेरियम जहां भी तुमको दिखता है वहां H2O2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आती है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है, बस एक बार तुमको पढ़ना है। Peroxydisulfate obtained by the electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on electron is hydrogen peroxide। ठीक है, क्या है बेसिकली, ये तुम्हारा ये HSO4 आयन है, इसका जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये दो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाता है, SO3H OSO3H आपस में जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होने पर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसका तुम फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हो तो फिर से ये टूट जाते हैं, ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली तुमको H2O2 बनता है। दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। ठीक है, ओके, तो D2O2 क्या है, ड्यूटेरियम का, देखो इसमें H होता था, इसमें H2O2 होता था। अगर हम इसका दूसरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ले लेते हैं तो वो D2O2 बन जाएगा। ठीक है, तो D2O2 की प्रिपरेशन में हम ये वाला यूज कर सकते हैं मेथड, कौन सा, परऑक्सी डाइसल्फेट। ये इसको हम क्या कहते हैं, परऑक्सी डाइसल्फेट। सबसे पहले क्या कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी वजह से ये वाला गंदा सा कंपाउंड बन जाता है इसको क्या कहेंगे, OSO3H। ये वाला कोई रिएक्शन, ये वाला कोई कंपाउंड बन जाता है, आपस में दो जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में दो जुड़े होते हैं। ठीक है भैया, ये जुड़ने का इसका तुम फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, सॉरी इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो। पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये वापस से HSO4 में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा, बेसिकली H2O2 तुमको बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में हम D2O2 भी बना सकते हैं, D2O2 भी बना सकते हैं, यानी कि हम ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ये रहा D2O2 KDSO4 D2O2। सिंपल सिंपल बच्चों, समझ आया? चलो बेटा समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा के H2O2 बनता है और इसमें हम D2O2 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंटर्स याद रखने भाई, रिएक्शन नहीं रटनी है, पॉइंटर्स याद रखो। बेरियम डाइसल्फेट, ठीक है, सॉरी परऑक्सी डाइसल्फेट आया, ओके भैया दिख गया। परऑक्सी डाइसल्फेट से तुम्हें याद आना चाहिए, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसका, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। उसके बाद भैया हमें एक चीज और याद आती है भैया, H2O2 तो बना ही सकते थे हम, इसी रिएक्शन में D2O2 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तुमको याद आना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंटर्स हैं, तुमको ऐसे ही पूछेगा तुमसे क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कलाइन लैंथ्रेक्नोल्स। वाह, इतना भयंकर सा नाम। बेसिकली ऐसा सा कुछ आ जाए तुम्हारे पास, एथाइलिन क्लोनॉल करके कुछ आ जाए, H2PD इसमें तुम्हारा कैटेलिस्ट हो, H2PD इसमें तुम्हारा कैटेलिस्ट होता है, तो बेसिकली तुम्हारा H2O2 बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें बेटा याद रखना है, इतना सा है इसमें तो। ठीक है, ये भी तुम्हें कहीं भी इथाइलिन थ्रेनॉल क्नॉल कुछ दिख जाए और उसमें तुम H2O2 वगैरह डाल रहे हो तो तुमको याद रखना है, ये बेसिकली बन रहा होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब तुम पढ़ सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार देख सकते हो, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लेना, बेसिकली मोल कंसेप्ट में पढ़ाते हैं। हाई क्या है, ये हार्डनेस वगैरह कैलकुलेट करने का होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली हमने इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है, बच्चों। एनर्जी भी जाती है, लेकिन एनर्जी बनाए रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी रहता है। एक पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाली एक पेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, थोड़ा सा स्टेमिना और ले आओ। देखो मैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तुम तो फिर भी मेरे को सुन रहे हो,
मेरे अंदर इतना टाइम है, मेरे तो पेपर भी नहीं है, तुम्हारा पेपर है, ठीक है ना, मुझे कोई पैसे दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे काम हो रहा है, तो बैठो मेरे साथ थोड़ी देर और रूबरू हो जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से, सॉरी गर्लफ्रेंड कह रहा हूँ, किसी अपनी दोस्त से, अपनी क्रश से। और जब एक बार रूबरू हो जाओगे अपनी क्रश से तो बात करने में आसानी रहेगी। बेसिकली एनसीईआरटी से एक बार रूबरू हो जाओ, उसके बाद खुद भी बात कर सकते हो उससे, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है बेटा, चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है अब देख लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमने प्रिपरेशन देख लिया। देख लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है नॉन प्लेनर होता है, एक प्लेन का स्ट्रक्चर नहीं है, पूरे नॉन प्लेनर होता है, दो प्लेन में होता है, ठीक है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ध्यान रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर नहीं होता है, ठीक है चलो इतना समझ गए हम। तो ये देखो, ये याद रखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है गैस फेज का, और ये वाला स्ट्रक्चर है सॉलिड फेज का। जो तुम्हारी गैस H2O2 ऐसी होती है, और तुम्हारी सॉलिड H2O2 ऐसी होती है, ठीक है बेटा। बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, देखो उसमें तुम लोग अगर पढ़ोगे ठीक से डायग्राम को देखोगे, इसका एंगल है तुम्हारा 111.5, 111.5, और सॉलिड फेज का एंगल है 90.2। ये दोनों याद रख लेना, ठीक है अगर तुमसे ध्यान रख के जाते रख लेना, ठीक है तुमसे पूछे बताओ बेटा, बेटा राजू बताओ, गैस फेज में H2O2 का डाईहाइड्रल एंगल ज्यादा होता है या फिर सॉलिड फेज में ज्यादा होता है? तो मैं बताना भैया गैस फेज में ज्यादा होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो भैया चौड़ा होगा गैस मॉलिक्यूल। सॉलिड में तो सारे मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, उसकी वजह से भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता होगा मॉलिक्यूल। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, सॉलिड फेज में बड़ा एंगल, सॉरी गैस फेज में बड़ा एंगल होता है, सॉलिड फेज में छोटा एंगल होता है 90.2 का। ठीक है बच्चों, समझ गए बेटा, समझ गए समझ गए समझ गए, ओके। डाईहाइड्रल एंगल होता है, ठीक है डाईहाइड्रल एंगल को याद करना है तुमको, ओके बेटा समझ गए भैया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो एक बार। H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। बेसिकली एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एंड एम्फोटेरिक नहीं सॉरी एसिडिक सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है तुम्हारा H2O2। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब तुम ये रिएक्शन रिएक्शन देख सकते हो, इतनी कोई काम की नहीं है, इतनी कोई काम की नहीं है, जो काम का है बस वही पढ़ना है हमको। स्टोरेज देख लो, स्टोरेज देख लो, H2O2 को हम हल्का, जो H2O2 होता है ना बेटा, वो क्या होता है, अगर तुम लाइट में रख दोगे, सूरज में रख दोगे, तो वो हल्के हल्के डीकम्पोज होने लगता है। तो ठीक है, उसकी वजह से हम इसको सीधा हम ऐसे सीधा एक बोतल बॉटल में रख नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ अलग चीजें भी करनी होती है, ठीक है तो ये ध्यान रखना, डीकम्पोज होने लगता है जैसी उसको लाइट मिलती है। ओके, इन द समझ गए इतना, ठीक है। ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, बेकार है। यूजेस देख लो, यूजेस देख लो, हाँ यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हेयर ब्लीच की तरह यूज होता है, बालों की ब्लीच में यूज होता है, और भैया एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। मैंने बोला था कान में डालते हैं H2O2 को, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं हम उसको, एज एन सॉरी डिसइंफेक्टेंट नहीं, एज एन एंटीसेप्टिक में कान में डालने वाली चीज ज्यादा सही रहेगी। डिसइंफेक्टेंट से तो वो जमीन साफ होती है, ठीक है। मेरा भी दिमाग घूम गया है, क्योंकि थोड़ा है ही ऐसा चैप्टर, रटना होता है इसमें, तुम लोग रटो यार बैठ के, इतना कुछ नहीं है। हेयर ब्लीच की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है। और इट इज सोल्ड इन मार्केट एज पर, हाँ ये देख लो, पर हाइड्रोल की तरह इसको हम सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। सेल से बेसिकली मार्केट में इसका नाम होता है पर हाइड्रोल। दे दो भैया, एक मार्केट वाले से कहोगे भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दो, तो एक बार को नहीं समझेगा। पर हाइड्रोल कहोगे उसको भैया एक बार पराइड्रोल दे देना, तो वो दे देगा उनको आसानी से, ठीक है। पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो। इट इज यूज इन हाइड्रोक्विनोन टार्ट्रिक एसिड, पढ़ सकते हो, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है फिफ्थ वाला पॉइंट तुम्हारा, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा, बिल्कुल तभी मैंने मार्क करा है। Nowadays, it is also used in environmental green chemistry, for example, in pollution control treatment, domestic and industrial effluents। इतना याद रख लेना, इन्वायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री होती है, उसमें H2O2 का यूज होता है, ठीक है। आगे उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टेमिना और 4-5 लाइनें और, तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया, तुम्हारे 4 मार्क्स कंफर्म होगा, इवन 8 मार्क्स भी, ठीक है बेटा। चलो बेटा, हैवी वाटर की बात करते हैं। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इन exchange reaction। ओके, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर इन सम फर्टिलाइजर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर इंपॉर्टेंट, ये जरूर करके जाना, ये मत छोड़ना। DTO, ड्यूट्रियम वाला, ठीक है, जिसमें 2 और 1 होते थे, 2 ऊपर होते थे और 1 नीचे होता था, ड्यूट्रियम। इसको हम कहते हैं हैवी वाटर, क्योंकि भैया इसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, उसकी वजह से इसको भारी हो जाता है, वाटर से ज्यादा भारी होता है ये, ठीक है। हैवी वाटर इसको हम कहते हैं। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर
मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना वो अनकंट्रोल हो जाएंगे, ऐसे अंधाई में एकदम से रिएक्शंस होने लगेंगी अगर उसमें हम मॉडरेटर नहीं डालें। तो मॉडरेटर का काम करता है तुम्हारा D2O, ठीक है। डीएम से याद कर सकते हो, डीएम से याद कर सकते हो ड्यूट्रियम, और मॉडरेटर से याद कर सकते हो भैया डीएम है हमारा, डीएम से याद कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, एंड इन एक्साइड रिएक्शन फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में भी काम आता है इसका। बेसिकली क्या होता क्या है ना, हम D2 जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, उसका मैकेनिज्म रीड करना होता है, तो हम जो D होता है ना उसको आराम से देख लेते हैं। H देखो तुम्हारे पास H2SO4 है अगर, और तुम्हारे पास CH3COOH है, ठीक है। तुम अगर इनको रिएक्ट करा रहे हो बेटा, ठीक है, तो तुम अगर मैकेनिज्म देखना चाह रहे हो तुम देखोगे यार H प्लस, तो अगर हम H प्लस की मूवमेंट देखें इस रिएक्शन में तो H प्लस तो यहाँ से भी आ सकता है, H प्लस तो H2SO4 पे भी है, वो भी H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये H प्लस आया कहाँ से है, ठीक है। अगर 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 हम इसको ऐसे करते हैं, अगर हम इसको ऐसे करते हैं H2SO4 और H2SO4 और हम CH3COOD करते हैं यहाँ पे H की जगह, तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला D आया होगा भैया CH3COO से और H आया होगा H2SO4 से। तो बेसिकली हम मैकेनिज्म में कंफ्यूज नहीं होंगे कि H कहाँ से आ रहा है, D कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमें पता लग जाएगा अगर D आया है, D एक हाइड्रोजन ही तो है, बेसिकली उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, चाहे तुम H ले लो, चाहे तुम D ले लो, चाहे तुम T ले लो, लेकिन उससे क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ये वाला H2SO4 से आया होगा, ये वाला CH3COOH से आया होगा। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने में इजी हो जाता है, हमारा इजी हो जाता है। तुमने ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म देखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें H प्लस इधर जाता है, फिर H प्लस उधर रिएक्ट कर जाता है, फिर इधर आता है H प्लस। तो हम बेसिकली हम मूवमेंट H प्लस की जब लिखना चाह रहे होते हैं तो हमें इजी रहता है कि हाँ D वाला तो H2SO4 से नहीं आया होगा, CH3COOD से आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे तुम याद कर सकते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मार्क कर दूं? नहीं मार्क हो रहा, छोड़ो मार्क तो है उसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है, सेम वही H2O ही समझो, इसको H2O समझो, H2O वाली रिएक्शन शो करता है ये। आगे बढ़ते हैं ओके, ये देख लेना, ये देख लेना। अब आते हैं भैया डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। जो मैं बार बार कह रहा था भैया डाई हाइड्रोजन फ्यूल की तरह बहुत अच्छा यूज हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह बहुत अच्छा यूज हो सकता है, वो देख लो क्यों। It is clear that on a mass basis dihydrogen can release more energy than petrol 3 times, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास 10 किलो पेट्रोल है 10 किलो पेट्रोल है और 10 किलो हाइड्रोजन है, तो भैया तुमसे पूछे कौन ज्यादा एनर्जी, जब तुम इन दोनों को जलाओगे कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कौन ज्यादा बेटर फ्यूल की तरह यूज आएगा। तो भैया तो तुम्हारा ये 10 केजी पेट्रोल है ना, ये अगर x जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो तुम्हारा 10 केजी ऑफ हाइड्रोजन 3x टाइम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि बेटर फ्यूल की तरह यूज हो सकता है हमारा मास टू मास बेसिस पे, ठीक है। मास टू मास बेसिस पे अगर सेम मास ले रहे हो दोनों का, ठीक है बेटा। बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ गए, यही ये लाइन कहना चाह रही है, इसकी वजह से हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ओके चलो, ये तुम पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, कोई इतना कोई जरूरी नहीं है, पढ़ लेना फिर भी। ओके, इन दिस व्यू hydrogen economy is an alternative. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid and gaseous hydrogen. Advantage of hydrogen economy in the energy transferred in the form of hydrogen, not as a इलेक्ट्रिक पावर। कहना क्या जा रहे हैं, बेसिकली कहना क्या जा रहे हैं, हमें तो पता लग गया कि भैया जो हमारा पेट्रोल होता है उससे भी ज्यादा एफिशिएंट हमारा हाइड्रोजन है। अब बात आती है भैया हाइड्रोजन हम डेली टू डेली यूसेज में ट्रांसफर कैसे करेंगे। पेट्रोल तो तुम भैया, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, तो तुम्हारे टैंकर्स में भर के तुमको दे देते हैं, सिलेंडर में भर के। हाइड्रोजन कैसे लोगों को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यही हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसियस डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी का क्या सबसे मेन प्रिंसिपल होता है, स्टोर करना किसको, हाइड्रोजन को लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, जिसका हम यूज कर सके बाद में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी हम इधर से उधर डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बीच में हम इलेक्ट्रिक पावर की तरीके से हम पावर तुमको दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तुम्हारे पास, किससे आ रही है, इलेक्ट्रिक वायर से आ रही है, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। एडवांटेज हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन, सीधा डाइहाइड्रोजन की फॉर्म में ही एनर्जी तुमको स्टोर हो रही होती है। ये तुमको पढ़ लेना है बेसिकली हल्का सा एक बार, ठीक है। Nowadays it is also used in fuel cells for generation of electric power। तुमको पता ही है भैया इतना ज्यादा एफिशिएंट है एज अ पेट्रोल एज अ इफ्लुएंट, तो भैया फ्यूल सेल में भी यूज हो रहे होंगे।
It is expected that economy viable safe resources of dihydrogen will be identified in the years to come for its use as a common source of energy। ठीक है, बहुत थोड़े दिन बाद तुम देखोगे तुम्हारे यहाँ पेट्रोल की जगह लिक्विड हाइड्रोजन या फिर सॉलिड हाइड्रोजन आ रही, सॉलिड तो नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन आ रही है या फिर गैस हाइड्रोजन आ रही है, उसका तुम यूज कर रहे हो अपना चूल्हा चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है बेटा, तो यही था हमारा चैप्टर, दे सकते हो देखो इसमें देखो डाइहाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म, डाइहाइड्रोजन इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी एंड CH4 गैस, इन सबको हमने अलार्म क्यों बज गया मेरा, अलार्म काटो, इन सबको हमने कंपेयर करा है। पर मोल देखोगे, पर मोल देखोगे तो जो तुम्हारा सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है, एलपीजी गैस तुम्हारी दे रही है। तो भैया पर मोल में तो हाइड्रोजन हमारा हार गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा हार गया सबसे। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा हार गया। कौन जीत गया तुम्हारा, एलपीजी। ठीक है, अगर तुम पर मोल बात कर रहे हो, 2 मोल तुमने हाइड्रोजन ले ली, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल तुमने एलपीजी ले ली, तो एलपीजी भैया देख लो बहुत ज्यादा जीत रहा है यार, इसमें 1 मोल 286 अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है और ये 2200 दे रहा है, तो एलपीजी तो हमारा जीत रहा है पर मोल में। अगर हम पर ग्राम की बात करें दोस्त, अगर हम मास टू मास की बात करें, हमने ऊपर किसकी बात करी, जब पेट्रोल को देखा था मास टू मास, अगर हम मास टू मास की बात करें बेटा, मास टू मास की बात करें तो तुम देख रहे हो, अगर मास टू मास यानी कि ग्राम टू ग्राम की बात करें, 143 दे रहा है 1 ग्राम ऑफ H2, कितनी दे रहा है, 143 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा है बेटा। और डाइहाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में क्या दे रहा है, वो भी ज्यादा दे रहा है भैया, लिक्विड फॉर्म, सॉरी तुम्हारा गैसियस फॉर्म ज्यादा दे रहा है लिक्विड फॉर्म से, ऊपर भी क्या हो रहा था, गैसियस फॉर्म हल्का से ज्यादा देता है लिक्विड फॉर्म से। एलपीजी इससे 50 दे रहा है भाई, यानी कि पर ग्राम में लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, सॉरी लिक्विड फेज और गैसियस फेज दोनों ही ज्यादा दे रही है, किससे, एलपीजी से। ठीक है बेटा, समझ गए। अब पर लीटर की बात करें बेटा, पर लीटर में तो फिर हाइड्रोजन हमारा हार जाएगा यार, लेकिन हमारा पर ग्राम टू ग्राम में हाइड्रोजन जीत जाता है। ठीक है, लीटर में देखोगे, लीटर में देखोगे 1 लीटर हाइड्रोजन लिया तुमने और 1 लीटर तुमने क्या लिया, एलपीजी ली, तो ये तो खाली 12 ही जूल ले पा रहा है, लेकिन भैया इनने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 25,000 दे दी जूल, तो ये तो फेल हो गया हाइड्रोजन। ध्यान रखना, पर ग्राम टू ग्राम, पर ग्राम टू ग्राम बात करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन एक बेटर वाइएबल इफ्लुएंट होता है देन एलपीजी। बस तुम्हारा यही था चैप्टर बेटा, पूरा हाइड्रोजन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक चीज समझा चुके हैं, हाइड्राइड वाइड्राइड सब कुछ। अब तुम्हारा काम क्या है बेटा, तुम्हारा काम है एक बार एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, और जाके एक बार रीडिंग लगा लो। ठीक है, प्लीज जाके रीडिंग लगा लो, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार रीडिंग लगा लो, एक बार रीडिंग लगा लो, या फिर इस लेक्चर को 2x पे वापस देख लो। नहीं भाई वो मत करो, एक बार तुमने देख लिया, दूसरी बार तुम्हें रीडिंग लगानी है मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है, वरना मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं है, मेरा 2 घंटा चिल्लाने का फायदा नहीं है। तो यही थी यार आज की वीडियो भाई, मेहनत अगर तुम्हें लगती है तो यार सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, क्योंकि देखो मेहनत लगती है इस चीज में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पूरी अपनी एनसीईआरटी स्कैन करता हूँ तुम्हारे लिए, फिर एक एक चीजें खुद समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम में चीजें समझी कम थी, रटी ज्यादा थी, मैं तो फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर लाने थे भाई, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई करा तुमको समझाने का जितना मैं हो पाया। ठीक है, तो ये मेरा एफर्ट था। हाइड्रोजन हो गया है, कल हम एस ब्लॉक ले आएंगे, फिर हम पी ब्लॉक लाएंगे, फिर मेटलर्जी, ऐसे करके अपन सब पढ़ रहे होंगे मेरे भाई। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा ये छोटा सा सपोर्ट है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, यही एक यूट्यूबर एक इंसान को पुश करता है तुम्हारे लिए कुछ कंटेंट बनाने का। वरना यार अभी 2:33 हो रहे हैं, न्यू ईयर वाले दिन लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा है जिससे कि तुम पढ़ सको। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल, सी यू, हैप्पी न्यू ईयर। अपने माँ बाप के पैर छू जाके, और भैया इस साल एक एनआईटी या फिर आईआईटी की सीट तुम्हें कंफर्म करनी है, तो उसमें +4 मार्क्स तुम इस वीडियो से कंफर्म कर चुके हो। कांग्रेचुलेशन, बाय बाय।